जुलाई में सेकियात घाटी की हवा इतनी भारी होती है कि इसे चबाया जा सकता है। मैंने 10 लीटर पानी पिया। जरा सोचिए, ये कोई हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक असली हाइकर का रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है, जो इस बात का सबूत है कि जब इंसान प्रकृति की भयंकर गर्मी का सामना करता है तो हालत कितनी गंभीर हो जाती है। ये महज कोई कहानी नहीं है, बल्कि चरम मौसम से जूझने वालों की एक आम सच्चाई है। आज हम ऐसे ही कुछ खौफनाक अनुभवों से शुरुआत कर रहे हैं, जो हमें कैलिफोर्निया के तपते रेगिस्तानों से लेकर ईरान के कुख्यात लूत रेगिस्तान तक ले जाएंगे। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ही वैज्ञानिक जासूसी पर निकलने वाले हैं। जटिल चीजों की तह तक जाना हमेशा से रोमांचक होता है। हमारा मकसद ये पता लगाना है कि हमारी इस पूरी धरती पर सबसे गर्म जगह असल में कौन सी है। क्या वो कोई जानी मानी जगह है, या फिर कोई ऐसा वीरान इलाका जहां इंसान का पहुंचना भी नामुमकिन है। चलिए सच्चाई और मिथक के बीच का ये अंतर समझते हैं। विषय की गहराई में जाने से पहले हम आज के सफर के मुख्य पड़ाव देख लेते हैं। हम बात करेंगे कि भीषण गर्मी में इंसान कैसे जिंदा रहता है, फिर असली सबसे गर्म जगह की तलाश करेंगे, हवा और सतह के तापमान का फर्क समझेंगे, लूत रेगिस्तान के अंदर का नज़ारा देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस गर्मी को ट्रैक करना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस जानलेवा गर्मी में सर्वाइव करने की। देखिए, अत्यधिक गर्मी का मतलब है हमारे शरीर और उपकरणों दोनों की सीमाओं का पूरी तरह से टूट जाना। पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल जैसे रास्तों पर चलने वाले हाइकर्स रोजाना 10-10 लीटर पानी पी जाते हैं, और ये कोई मजाक नहीं है। ईरान के लूत रेगिस्तान में शूटिंग करने वाले एक दल ने बताया था कि जमीन पर कदम रखते ही उनके जूतों के तलवे सचमुच पिघलने लगे थे। कमाल की बात तो ये है कि जब तापमान 70 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचता है तो आपकी आधुनिक तकनीक भी घुटने टेक देती है। थर्मामीटर एरर दिखाने लगते हैं, फोन या कैमरे बार बार शटडाउन हो जाते हैं, और उन्हें चालू रखने के लिए बाकायदा पानी की बोतलों के साथ कूलर में रखना पड़ता है। वहां गए लोगों का कहना है कि माहौल बिल्कुल एक ओवन की तरह हो जाता है और गर्म हवा ऐसे लगती है जैसे गला घोंट रही हो। मतलब ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपके चेहरे पर सीधे एक विशाल हेयर ड्रायर चला रहा हो। एक पुरुष के तौर पर मैं तो ये सोचकर ही हैरान हूं कि ऐसी भट्टी में किसी भी इंसान की शारीरिक सहन शक्ति का क्या हाल होता होगा। सांस लेना तक एक बहुत बड़ा संघर्ष बन जाता है। खैर, अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सबसे गर्म जगह है कहाँ? सालों तक लीबिया के अल अजीजिया को ही सबसे गर्म माना जाता था, जहां 1922 में 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि भाई वो तो मानवीय भूल और पुरानी तकनीक का नतीजा था, इसलिए उसे खारिज कर दिया गया। वहीं अमेरिका की डेथ वैली के 1913 वाले 56.7 डिग्री के रिकॉर्ड पर भी आज बहुत से वैज्ञानिक शक करते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब 2005 में नासा के सैटेलाइट्स ने ईरान के लूत रेगिस्तान में 70.7 डिग्री सेल्सियस का एक खौफनाक आंकड़ा मापा। इसके बाद 2020 में डेथ वैली में आधुनिक उपकरणों से हवा का तापमान 54.4 डिग्री दर्ज किया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे विरोधाभासी आंकड़ों के बीच हमारे वैज्ञानिक किसी एक जगह पर सहमत कैसे होते हैं? मतलब अलग अलग संस्थाएं पूरी तरह से अलग अलग जगहों को सबसे गर्म क्यों बता रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी उलझन में डाल दे। यहीं से एंट्री होती है हमारे तीसरे और विज्ञान के सबसे अहम पॉइंट की, हवा बनाम सतह का तापमान। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र जो तापमान मापते हैं वो असल में हवा का तापमान होता है। इसके लिए थर्मोमीटर को जमीन से करीब 1.5 मीटर ऊपर एक छायादार और हवादार डिब्बे में रखा जाता है। लेकिन नासा के मोडिस सैटेलाइट जमीन की असली सतह यानी स्किन का तापमान मापते हैं। वो ये देखते हैं कि जमीन सीधे कितनी इंफ्रारेड गर्मी छोड़ रही है। अब लूत रेगिस्तान और सहारा जैसी जगहें इतनी दुर्गम हैं कि वहां इंसानों द्वारा मौसम स्टेशन बनाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सैटेलाइट डेटा ही हमारा इकलौता विकल्प बचता है। इसे एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। गर्मियों की दोपहर में हवा का तापमान शायद 40 डिग्री हो, लेकिन अगर आप धूप में खड़ी किसी कार का हैंडल छू लें तो उंगलियां जल जाती हैं ना। या फिर दोपहर में समुद्र तट की रेत पर नंगे पैर चलना असंभव हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जमीन या धातु सूरज की रेडिएशन को सोखकर हवा से कई ज्यादा गर्म हो जाते हैं। बस यही सेम लॉजिक रेगिस्तान में भी काम करता है।
और जब हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स ने हाल ही में इसी तकनीक से पृथ्वी को स्कैन किया, तो जो नंबर सामने आया वो किसी के भी होश उड़ा सकता है। 80.8 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 80.8। ये आंकड़ा लूथ रेगिस्तान और अमेरिका मैक्सिको सीमा पर स्थित सोनोरन रेगिस्तान दोनों में दर्ज किया गया। ये इतना गर्म है कि इसमें सचमुच खाना पकाया जा सकता है। तो आइए इस रहस्यमयी और डरावने लूथ रेगिस्तान के थोड़ा अंदर चलते हैं। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये 51,800 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कि पूरे ईरान का लगभग 10% हिस्सा है। इसकी जमीन काले ज्वालामुखीय पत्थरों से ढकी है और हम सब जानते हैं कि काले रंग की चीजें गर्मी को कितनी तेजी से सोखती हैं। इसके अलावा यहाँ कलुथ नाम के विशाल रेत के पिरामिड हैं जो घाटियों की तरह काम करते हैं और गर्म हवा को बाहर निकलने ही नहीं देते। ऊपर से बादलों का कोई नामो निशान नहीं, जिससे सूरज की किरणें बेरोक टोक जमीन पर पड़ती हैं और इसे एक शाब्दिक ओवन बना देती हैं। और इस रेगिस्तान का सबसे गर्म हिस्सा है गंदम बेरियान। इसका अनुवाद होता है भुना हुआ गेहूं। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी मजेदार है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार एक बार यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों का गेहूं का बोरा जमीन पर गिर गया था। कुछ दिनों बाद जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि जमीन की भयंकर गर्मी से वो सारा गेहूं एकदम भुन चुका था। इसी कहानी से इस पठार को अपना नाम मिला। अब शायद ये सवाल आए कि 70 डिग्री से ज्यादा की इस भट्टी में क्या ही जिंदा बचता होगा, लेकिन प्रकृति का लचीलापन देखिए। लोग मानते थे कि इस वीरान जमीन पर कोई नहीं रह सकता, लेकिन खोजकर्ताओं को इतने खतरनाक तापमान में भी रेगिस्तानी लोमड़ियां और प्रेन मैंटिस जैसे जीव मिले हैं। हालांकि ये भी सच है कि वहां भटक कर आने वाले कुछ टिड्डे जमीन पर गिरते ही महज 2 घंटे में सचमुच रोस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल पके हुए खाने की तरह। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर कि आखिर इतनी दूर दराज की इस भयानक गर्मी को ट्रैक करना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। असल में ये सिर्फ कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात नहीं है। ये चरम बिंदु हमें बताते हैं कि इंसान या जानवर किस हद तक बायोलॉजिकली इस गर्मी को सह सकते हैं। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिक इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके दुनिया भर के बदलते मौसम और ला नीना जैसे बड़े जलवायु पैटर्न्स को ट्रैक करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रेगिस्तानी आंकड़े हमें हमारे अपने शहरों के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। आपने अर्बन हीट आइलैंड या शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव के बारे में जरूर सुना होगा। आसान भाषा में समझें तो जब हम अपने शहरों में हरियाली हटाकर हर तरफ कंक्रीट की इमारतें और डामर की सड़कें बिछा देते हैं, तो हम अनजाने में अपने शहर को लूथ रेगिस्तान जैसा ही बना रहे होते हैं। ये कृत्रिम सतहें दिन भर की भारी गर्मी को सोख लेती हैं और रात में भी शहरों को ठंडा नहीं होने देती। डामर और कंक्रीट जैसी ये काली और बंजर सतहें बिल्कुल उन ज्वालामुखीय पत्थरों की तरह काम करती हैं जो ऊष्मा को रोककर शहरों को भट्टी बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेड़ पौधे प्राकृतिक कूलर का काम करते हैं। वो सिर्फ छाया ही नहीं देते, बल्कि अपनी जड़ों से पानी खींचकर वाष्पोत्सर्जन के जरिए उसे हवा में छोड़ते हैं। ये एक तरह का प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग है जो पूरे आसपास के इलाके के तापमान को काफी कम कर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हमारे शहरों में कंक्रीट का ये जाल फैलता जा रहा है, दुनिया भर के ये शहर भविष्य की इस भयानक गर्मी से खुद को कैसे बचाएंगे? क्या हम वक्त रहते कंक्रीट के इस जंगल में दोबारा पेड़ पौधों को जगह देकर इन्हें लूथ रेगिस्तान बनने से रोक पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर जल्द ही ढूंढना होगा। आज की इस दिलचस्प चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान से लैस रहें और अपना ख्याल रखें।